नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। बिहार में ताबड़तोड़ जीत के बाद जो जबरदस्त जीत मिली एनडीए को, अब उसके बाद का आज का पूरा अपडेट हम आपको दे देंगे। नीतीश कुमार ने अपनी मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक की है और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल को जाकर के अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है, तो इसका अपडेट मैं आपको दूंगा। इसके अलावा लालू परिवार के अंदर जो कलह मची हुई है और जो किसी और ने नहीं बल्कि परिवार ने ही खुद जग जाहिर की है, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य, तेजस्वी की बड़ी बहन, उन्होंने जो जो बातें बाहर निकल के बताई कि घर में क्या हुआ इस हार के बाद, तेजस्वी ने क्या कहा और वो जो दो नाम और ले रही हैं रमीज और संजय यादव का, वो उसकी असल कहानी क्या है। बाकी तीन बहनें भी नाराज होकर के क्या घर से गई हैं, ऐसा आपने देखा होगा सब जगह रिपोर्ट होता हुआ। तो उसकी पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई, अंदर खाने क्या चल रहा था, ये सब कुछ आज हम हमको बताएंगे। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि बिहार में अब ये नई सरकार बनेगी तो इसका चेहरा तो अब नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई ना शक है, ना कहीं से कोई ऐसी आवाज उठ रही है जिस पर कोई ज्यादा बात करने की गुंजाइश हमको मिले। नई सरकार के गठन तक अभी नीतीश कुमार जो है वो केयर टेकर सीएम बने रहेंगे और तेजस्वी यादव भी अपने घर पर बैठक करके हार की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर 2 बजे तेजस्वी अपने विधायकों के साथ ये जो हार हुई, नतीजा आया, इसको लेकर बातचीत करेंगे। इस बीच बिहार की नई सरकार को लेकर जो फॉर्मूला बन रहा है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और रिकॉर्ड 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 5 इलेक्शन जीतने का भी रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और अब 20 नवंबर की तारीख सब पता चल रही है जब पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने के लिए जाएंगे। बीजेपी और जेडीयू के कितने मंत्री बनेंगे ये संख्या भी आ गई है। इस बार दोनों के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे। पिछली बार जो सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और मंत्री पद ज्यादा मिले थे बीजेपी को, लेकिन इस बार जो फॉर्मूला अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक बराबर बराबर मंत्री बनेंगे। ऑब्वियसली उसमें मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री जो संख्या होगी वो मंत्रियों की संख्या में शामिल किया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम होंगे, दोनों बीजेपी से होंगे, इसमें भी अब कोई शक नहीं है। सम्राट चौधरी का दोबारा डिप्टी सीएम बनना ये तो तय ही माना जा रहा है, जबकि जो दूसरे डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, वो अब इस नई सरकार में भी क्या उस पद पर होंगे, इस पर फिलहाल अभी सस्पेंस है, तो उनके नाम को लेकर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी को जरूर वही भूमिका मिलेगी, इसमें ये अभी तक ऐसा लग रहा है। दूसरा उप मुख्यमंत्री, उस पर किसी महिला विधायक के विकल्प पर भी बात हो रही है, क्योंकि इस चुनाव में आप सब जानते हैं महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ऐतिहासिक टर्नआउट उनका रहा और उसका बहुत बड़ा हिस्सा एनडीए को मिला, तो एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है। इससे पहले भी एक महिला उप मुख्यमंत्री एनडीए दे चुका है। अब आज दिल्ली में इन सब बातों को लेकर के आखिरी फैसला किया जाएगा। बीजेपी और जेडीयू से, जैसा हमने आपको बताया, मंत्रियों की संख्या बराबर रहने वाली है। चिराग पासवान की पार्टी, जिन्होंने 19 सीटें जीती हैं, उनको इस बार 2 मंत्री पद मिल सकते हैं और इनके अलावा जीतन राम मांझी, उनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को भी 1 मंत्री बनाने का मौका दिया जाएगा। और चिराग पासवान के बारे में अगर कहीं आप ये सुन रहे हो कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं या वो बिहार की राजनीति में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी पार्टी से किसी को नॉमिनेट करेंगे मंत्री पद के लिए। 2 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं कि मंत्री बनेंगे उनकी पार्टी से, लेकिन वो स्वयं वो केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। अगले 4 दिनों तक पटना के गांधी मैदान में आम लोगों के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जहां एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की कमान संभालेंगे और 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं वो। ये बिहार के लिए एक रिकॉर्ड है। इतने लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कोई काबिज नहीं रहा। इसको लेकर के आज जो कुछ हुआ वो जेडीयू के एक सीनियर नेता बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। मंत्री परिषद की बैठक हुई। परिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए।
तो अब ये अभी तक का अपडेट था। अब इस वक्त उप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं। जब तक की शपथ नहीं हो जाती है, इस्तीफा जो है उन्होंने दे दिया। विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर के कर दी है। समीर जी, अब ये जो बात आ रही है मंत्रियों को लेकर के, हमारी जानकारी तो ये है कि बराबर बराबर होंगे इस बार मंत्री, और एलजेपी के 2 और बाकी दोनों पार्टियों के 1-1 मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, इस बार वैसे भी अगर बिहार का गणित देखें तो 36 मंत्री बन सकते हैं सीएम को लेकर। तो ये कहा जा रहा है कि दोनों से, मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से 16-16 के मंत्री बनेंगे, और 2 मिलेंगे रामविलास पासवान के जो बेटे चिराग पासवान की जो पार्टी है उनको 2 मिलेंगे, और एक उपेंद्र कुशवाहा को और एक जीतन राम मांझी को मिलेगा। इस प्रकार से 36 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनेगा। तो प्रश्न एक तो पहला ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण के साथ ही 36 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो जाएगा, कि कुछ मंत्री के पद खाली रखे जाएंगे? क्या नीतीश कुमार 20 तारीख को अकेले शपथ ग्रहण करेंगे, उनके साथ कोई 1 या 2 या 3 जो डेप्यूटी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे उनका शपथ ग्रहण होगा, और बाद में फिर मिल बैठकर किसको मंत्री बनाना है, क्या विभाग देना है, उसके ऊपर चर्चा होगी। उसके ऊपर हाँ, शपथ ग्रहण में बिल्कुल लोग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद इस बात पर चर्चा होगी। तो सबसे बड़ी फोकस तो रहता है कि भाई मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होने जा रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री लोगों को सबसे बड़ी सुगबुगाहट और चर्चा है कि क्या सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री रहे थे फिर से वो बनेंगे, या भारतीय जनता पार्टी कोई चेंज करेगी। देखिए, अगर 2020 से 2025 का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल, मतलब जो सरकार रही है 17वीं विधानसभा, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। मतलब 5 साल में 3 बार सरकार बनी। एक बार नीतीश ने महागठबंधन के साथ बनाई, फिर बीजेपी के साथ बनाई, और फिर महागठबंधन के साथ बनाई थी। तो 3 बार सरकार बनी थी। 5 उप मुख्यमंत्री 2020 से 2025 के बीच में रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ताराकिशोर प्रसाद रहे, रेणु देवी रही। फिर जब दूसरी बार सरकार बनी तो सम्राट चौधरी बने और विजय कुमार सिन्हा बने। तो पहली बार के जो उप मुख्यमंत्री थे वो रिपीट नहीं किया गया। तो क्या इस बार कोई नया होगा? और मुझे लगता है कि इस बार एक महिला जरूर होगी उप मुख्यमंत्री के रूप में, होनी भी चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं को वोटिंग किया, महिलाओं ने 8.8% ज्यादा वोटिंग करी, और जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को महिलाओं ने वोटिंग करा है, तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उप मुख्यमंत्री महिला बने। वो कौन होगी? चिराग पासवान को लेकर मुझे लगता है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद फिलहाल नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है उन्हें 2 कैबिनेट मंत्री दे दी जाएंगे, एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री का पद 19 विधायक पर मुझे लगता नहीं देंगे। इतना बड़ा कट चिराग का भी नहीं करेंगे। चिराग भी नहीं चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो चिराग फिर बिहार लौटेंगे, मान के चलिए। इस वक्त 3 ही सवाल हैं, क्योंकि जो जिस किस्म का मैंडेट है तो कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं। बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा भी गया, और लगभग उसी वैसा ही नतीजा दोनों बड़ी पार्टियों को मिला भी है, उतनी कामयाबी मिली भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये अब इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बनना लगभग तय है। दूसरा, कोई महिला को बनाया जाता है। और तीसरा, चिराग पासवान को लेकर जो आपने बात की, यही 3 विषय हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो ये मांझी जी का बयान में देख रहा था, तो बड़ा साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि 16 मंत्री बीजेपी के, 14-15 जनता दल यूनाइटेड के, 3 लोक जनशक्ति के, और एक उनकी पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बनेंगे। तो मतलब इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वैसे भी सब लोग सबसे मिल चुके हैं। अब तो जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, वो जाकर प्रधानमंत्री से भी बात कर चुके हैं, तो वो भी हो गई। तो एक तरह से कहेंगे जितने लोगों की मुलाकात होनी थी और जो चर्चा होनी थी वो सब हो गई। चिराग पासवान तो किसी भी स्थिति में वो स्वयं नहीं लौटेंगे, तो मुख्यमंत्री का कोई मतलब देने का कोई मतलब ही नहीं। वो तो उस स्थिति में है जब भारतीय जनता पार्टी किसी नए फॉर्मूले पर जाए, तब भले ये हो सकता है कि उनको उप मुख्यमंत्री बना कर लाए और कोई नया फॉर्मूला ले। अभी की स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ लगभग यही मंत्रिमंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कुछ आपको मंत्रियों के तौर पर जरूर लगेगा जिनको देखकर आप कह सकेंगे कि वो आगे राजनीतिक तौर पर जिनको बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होगी, उनको मंत्रिमंडल में आप प्रमुखता से शपथ लेते हुए देखें। तो चिराग नहीं आ रहे हैं इसमें? चिराग नहीं आए, वो तभी आएंगे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा और देता हूं। इस बार के चुनाव में ये शायद पहली बार हुआ है कि यादव जितने जीत करके आए विधायक, वो आरजेडी से ज्यादा एनडीए के जीत करके आए हैं। और दूसरा, यादव और मुसलमान दोनों एमएलएस की संख्या जब से अलग बिहार प्रदेश बना है, जब झारखंड अलग हुआ है, जब से तब से रिकॉर्ड न्यूनतम पर है। लोएस्ट मुस्लिम विधायक भी और यादव विधायक भी, इनकी संख्या पिछली बार की तुलना में करीब आधी रह गई है। यादवों की मैं बात कर रहा हूं। पिछली विधानसभा में यादव जाति के विधायकों की संख्या थी 55, और इस बार ये घटकर 28 रह गई है। और इन 28 में से 15 एनडीए के जीते हैं, जबकि माफ कीजिएगा आगे आरजेडी और दूसरे दलों के 13 हैं।
बीएसपी से एकमात्र जो विधायक जीत करके आया वो भी यादव समुदाय से ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपनी पार्टी के 44 सीटों पर यादवों को उम्मीदवार बनाया था और इनमें से 26 ने जीत दर्ज कर पाए। इस बार यादव ने राजद ने अपने कोटे से 144 सीटों में से 51 पर यादव प्रत्याशी दिए थे, जीते केवल 11 और एनडीए ने 23 टिकट यादवों को दिए थे और उसमें से वो 15 को जो है वो जिता लाए हैं। और ऐसा ही डेटा जो है वो मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को लेकर के भी मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, ये इस बार एक रिकॉर्ड लो माना जा रहा है। मुस्लिम समुदाय की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तो जीते हैं एआईएमआईएम के 5, आरजेडी के जीते हैं 3, तो इनसे ज्यादा तो एआईएमआईएम जिता लाई। कांग्रेस के 2 हैं, तो इस लिहाज से अगर आप जोड़ें तो एनडीए महागठबंधन के बराबर एनडीए के 5 हैं, तो एआईएमआईएम के ही 5 हैं, 1 जेडीयू का जीत करके आया है। तो ये भी एक किस्म का सामाजिक, मैं कहूंगा कि रिकैलिब्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, ये रिकैलिब्रेशन आपको इसलिए दिख रहा है कि कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि किशनगंज से कोई हिंदू जीत करके चला आएगा। वैसे ही सोशल कोएलिशन कैंडिडेट्स के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से बिठाया कि कहीं कहीं ये जाकर के त्रिकोणीय संघर्ष होकर के बन गया। और ऐसी त्रिकोणीय संघर्ष में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का या जेडीयू गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम कैंडिडेट भी जीत करके आ गया है और यादव कैंडिडेट भी जीत करके आ गया है। पिछली दफ़ा आप देखेंगे कि 11 या 10 मुस्लिम कैंडिडेट्स को जेडीयू ने टिकट दिया था, उसमें से एक भी जीत करके नहीं आया था। तो ये नीतीश कुमार इस बार भी ये मान करके चल रहे थे कि देखिए मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। और मुझे लगता है संभवतः यही कारण रहा था कि वक्फ बोर्ड जैसे वक्फ बिल पर जो है वो जेडीयू का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा भारतीय जनता पार्टी को। इस चुनाव के अंदर भी अभी ये देखना बाकी रह गया है कि क्या मुसलमानों का वोट कितना % जेडीयू को आया या नहीं आया, ये देखना अभी शेष रह गया है। कोई ये आवश्यक नहीं है कि जिस जगह पर वो मुसलमान वोट जो हो उसमें से हिंदुओं का वोट और जातीय समीकरण के आधार पर जेडीयू कैंडिडेट को न मिला हो। ये जब तक ब्रेकअप नहीं आएगा तब तो हमको नहीं पता लगेगा। जहाँ तक मंत्रालय का सवाल है तो मुझे लगा है कि मोटा मोटी जो बात चली है निकल करके आई है कि नीतीश चाहते हैं कि जो अभी की स्थिति है वो ज्यों के त्यों वैसी ही रहनी चाहिए। कुछ मंत्रियों में परिवर्तन वो देख सकते हैं कि 1-2 मंत्री नए, एक सोच निकल करके आई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसी चीज़ हैं, और इंडस्ट्री, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत डायनेमिक लोगों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही ऐसा है जो बेरोजगारी और इन सारी चीज़ों की समस्याओं को हिला सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बिहार का हो गया है। शिक्षा के मामले पर एक मुझे लगता है कि एक डायनेमिक आदमी को देने की आवश्यकता है, और वही हाल जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का है। तो इस पर ये बात जरूर चल रही है कि खास करके कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी बहुत बदनामी हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी बदनामी हुई है। तो ऐसे लोगों को जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए या नहीं दिया जाए? ठीक है। अब आप देखिए, अभी मतलब विपक्ष के लोगों ने अभी भी जो है किसी और तरीके से कुछ इस जनादेश के बावजूद कहीं सीन में बने रहने के प्रयास छोड़े नहीं है। अब कांग्रेस के लीडर है राशिद अल्वी, बहुत से लोग लेकिन कहते हैं कि वो क्यों आप उन्हें कांग्रेस का नेता कहते हैं, एनीवे, लेकिन हैं। अब उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दे तो ये तो तय है कि उन्हें 5 साल तक काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब 5 साल तक तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, बीजेपी नहीं होने देगी। और वो अगर महाराष्ट्र में एक पूरी की पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं, शिवसेना, तो कुछ विधायकों को अपने साथ लेना ना दूसरे दल के, ये तो उनके लिए बच्चों का खेल है। तो उन्होंने ये सलाह दी है राशिद अल्वी ने नीतीश कुमार को कि आपकी पार्टी की साहब 85 सीटें आई हैं और आरजेडी के पास कांग्रेस मिला करके 35 सीटें हैं, तो यहां आप आ जाएं तो आंकड़ा तो यहां भी बन जाता है 122 का। तो यहां आप आइए, मुख्यमंत्री बनिए, लालू यादव आपका समर्थन करते हैं, और अगर आप आएंगे और 2-4 की जरूरत पड़ेगी तो असदुद्दीन ओवैसी भी साथ आ ही जाएंगे, और फिर आराम से आप 5 साल सरकार चला सकते हैं। सुनिए, बयान सुन लीजिए। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी, और इसलिए करने नहीं देगी कि नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए से बाहर भी कर दे तो उन्हें 2-4 एमएलए की जरूरत है।
महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। इसलिए नीतीश कुमार से को मेरी एडवाइस है, आप बीजेपी के मुकाबले में बेहतर आदमी हैं, आपको चाहिए, आपके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें लालू यादव के साथ हैं, आप दोनों मिलकर 120 सीटें हो जाती हैं। और मुझे यकीन है अगर आप मुख्यमंत्री बने और लालू आपको सपोर्ट कर दें तो अवैसी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और आप आराम के साथ 5 साल तक 125 सीटों से सरकार चला सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दें, लालू के साथ आएं और मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चलाएं। ऐसे ही ख्वाब देखते देखते जमीन पर जो करना था उसकी बजाय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहे और नतीजा आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी हसरत छोड़ी नहीं है। तो ये सुझाव है उनका नीतीश कुमार को। सर, राशि जी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है। अब वो सुझाव तो वैसे हमेशा सुझाव देते हैं, तो पहला सुझाव तो वो चुनाव से पहले राहुल जी को देते कि भाई क्या करना चाहिए कांग्रेस को। तो ये नौबत ही नहीं आती कि नीतीश जी को सुझाव देना पड़ता। ठीक है। और कांग्रेस के जो अभी 6 जो विधायक आए हैं उनको भी संभालने की जरूरत है कि वो कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। अपने संभालने पहले, अपने पहले घर के संभालने की कैसे है क्या नहीं है। और वो सलाह उनको राहुल जी को पहले दे देनी चाहिए थी कुछ। तो आज ये नौबत नहीं आती कि नीतीश जी को सलाह देने की जरूरत पड़ती, कांग्रेस मजबूत तरीके से आ जाती। खैर वो तो ठीक है, राशि जी बोला है तो अच्छी बात है कि वो किस तरह की संभावना, हमेशा संभावना तो देखना ही चाहिए ना पॉजिटिव तरीके से कि कैसे सरकार बन सकती है नहीं बन सकती है। 2 चीज़ें, एक तो मंत्रिमंडल को लेकर तो साफ ही नीतीश जी अब मुख्यमंत्री होंगे। विजय सिन्हा जी की संभावना बहुत कम हो गई है क्योंकि महिला उप मुख्यमंत्री हो। चिराग जी से मेरी ऑन रिकॉर्ड बात हुई थी तो उनका मैं बिहार नहीं लौट रहा, पटना नहीं लौट रहा, क्योंकि मेरा सवाल था हाँ, क्योंकि मैंने क्लियर सवाल एक पूछा था उनसे कि भाई आपका नारा था बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, तो अब बिहार में सेवा का मौका है आपके पास, आ जाइए। तो उनका नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं केंद्र में रहूँगा और जो हमारी पार्टी है वो मदद करेगी, फिर आगे जब देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है। तो ये ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ आपको। कोई तो मतलब सवाल एक जो ओपन है वो वही है कि डिप्टी सीएम कौन? सर डिप्टी सीएम एलजेपी का तो नहीं होगा। नहीं एलजेपी का नहीं होगा, बीजेपी का ही होगा। अब वो महिला हो सकती है, ज्यादा चांसेज है। और मंत्रिमंडल में भी जो बदलना होगा वो बीजेपी के ही लोग ज्यादा बदलेंगे यदि बदलने हैं तो। इसमें एक बात हो रही है सर कि गृह मंत्रालय इस बार बीजेपी के पास रहेगा, नीतीश कुमार के पास नहीं उसमें रहेगा। जो सारा फोकस है, बड़ा फोकस इस बार इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कैसे काम करे, कौन उसको देखे कि जो पलायन पर जो पूरा कैंपेन चला माइग्रेशन को लेकर, तो उसको लेकर बड़ी बात है। एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, आपने कहा इन नतीजों को देखकर कि ये सोशल रिकैलिब्रेशन है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि आपने जो नंबर दिया वो तो हार गए, पार्टी पूरी की पूरी हार गई, तो नंबर कहाँ से आएगा? और यदि जो आया है तो वो नंबर तो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए एनडीए के पास 15 एमएलए आए हैं उसके, यादवों के तो 202 में से 15 हैं और वहाँ 35 में से 12 है। तो रिकैलिब्रेशन नहीं हुआ, वो तो जीते ही नहीं है, सीट ही नहीं जीते हैं, तो कहाँ से यादव आएंगे, कहाँ से मुसलमान? तो सवाल है नहीं, वो तो अलग इशू है कि कैसे जीते नहीं जीते, लेकिन जो जीते हैं, मैं इसको ये कह रहा हूँ सोशल रिकैलिब्रेशन नहीं हुआ है। यादव उनके सोशल रिकैलिब्रेशन का मतलब, हाँ सोशल रिकैलिब्रेशन का मतलब ब्रेकअप आया नहीं है। सोशल रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है कि यादव उनको छोड़कर चले गए हो, मुसलमान उनको छोड़कर चले गए हो। होगा कि कहीं पर जो यादव वर्सेस यादव हुआ है जहाँ पे कौन जीता है वहां वो पर अभी थोड़ा डिटेल में पता पड़ेगा। ब्रेकअप है ना। एक इंटरेस्टिंग और डेटा दिया है अमिताभ तिवारी जी ने, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां मतलब उन्होंने पार्टी वर्सेस पार्टी डेटा निकाला है, तो जेडीयू वर्सेस आरजेडी 61 मुकाबले थे, इसमें आरजेडी का स्ट्राइक रेट है 15%। इसके अलावा बीजेपी वर्सेस आरजेडी के 51 मुकाबले थे, यहां आरजेडी का और बुरा हाल हुआ, 12% केवल स्ट्राइक रेट है। फिर एलजेपी से आरजेडी के मुकाबला हुआ 19 सीटों पर, यहां थोड़ा बेहतर है 37% जीत मिली आरजेडी को। और हम वर्सेस आरजेडी, छोटी सी पार्टी है हम, 5 जगहों पर आमने सामने थे और इसमें 20% स्ट्राइक रेट है आरजेडी का। और आरएलएम के 6 के 6 उनके कैंडिडेट आरजेडी से लड़ रहे थे, यहां पर 33% है। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि भाई हमें नंबर, चूंकि कांग्रेस का बहुत छोटा दिखता है, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस नहीं दिखाया, लेकिन बुरा नहीं, लेकिन चूंकि ज्यादा सीटें लड़ रहे, दुगने से ज्यादा सीटें लड़ रही थी, मैंने ज्यादा बुरा हाल इनका हुआ है। हर्षवर्धन जी और हम चाह रहे हैं कि ये भी तो दिखा देना
जहां फ्रेंडली फाइट था वहां पर क्या स्ट्राइक नहीं, वो रेट तो रहा है? मेरे ख्याल से सारी हार गए, 12 में एक छोड़ के सारी हार गए। एक जीते और उसमें 5 एनडीए जीत दिया, मतलब बीजेपी जीती है 12 में से 8 जीती है एनडीए ने। और ये जो बसपा का एक कैंडिडेट आया है ना, ये मेरे ख्याल से 100 के करीब वोटों से जीता हाँ, है, 38 ज्यादा, वोटों से जीता है, 38 वोट से जीत के आया रामगढ़ है। से। लेकिन कब फिर भी तक है देखिए, BSP? चुनाव के बाद कौन क्या सबक लेगा, सवाल ये होता है हर बार। देखिए कैमूर बीजेपी के वाला लिए जो कहते हैं ना इलाका अब है तो ना, कि भाई वो 240 आ गए लोकसभा में, तो पार्टी के मतलब झंडा गई पूरी पार्टी की, ये क्या हुआ। वो ये सरकार बनाने के बावजूद उनके लिए सदमा था कि 2 बार फुल मेजोरिटी की सरकार के बाद तीसरी बार ये क्यों नहीं हम लोग पहुंचे। और उसके बाद देखिए उन्होंने कैसी कमर कसी। अब आप उसमें कोई आरोप और लगाएं, लेकिन वो जीतने के लिए फिर करो मरो के मोड में उतर गए। वीआईपी के मुकेश साहनी, जिन्होंने अपने आप को डिप्टी सीएम कहलवा लिया था, ये कह रहे हैं कि तो इससे तो ये तय हुआ है बिहार में कि आप 10-10 हजार रुपए में वोट खरीद सकते हैं। चुनाव में तो 2 ही चीज होता है ना, हार और जीत। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला, और एनडीए को सफलता मिला है, तो एनडीए को बधाई दे रहे हैं, उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं। लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है, वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासल देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। अच्छा देखिए, ये बहस इस वक्त बहुत जोरदार तरीके से चल रही है कि ये चुनाव आयोग ने 10,000 रुपए की स्कीम पर रोक नहीं लगाई और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद, तो ये गलत हुआ है और इसकी वजह से ये जीत मिली। मेरी खुद ही किसी से बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो गई इस बात को लेकर के। और ये सही है कि शायद झारखंड में या किसी और राज्य में ऐसी स्कीम पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए चुनाव के बीच में रोक लगाई थी चुनाव आयोग ने। लेकिन अगर इस बार ऐसा नहीं तेलंगाना में और किया, कर्नाटक अगर में। नहीं किया गया था, तो इन पार्टियों को सीधा कोर्ट जाना चाहिए था कि भाई चुनाव आचार संहिता के दौरान कैसे पैसा बट रहा है, आप उस वक्त क्यों नहीं निकलते। साफ निकल जाए फिर लकीर पीटने का क्या फायदा है। पहली बात तो ये। दूसरा, आज मैं कहीं पढ़ रहा था, लेख लिखा था एक महिला, उन्होंने अखबार में, कि ये 10,000 रुपए से वोट मिला, ये इसको आप इस चुनाव से नहीं जोड़िए, इसको 2005 से जोड़िए। वो 2005 से लगातार जो महिलाओं के लिए एक एक करके स्कीम लाए हैं, इस वजह से ये 10,000 पर लोगों को भरोसा हुआ। तो 30,000 दे रहा था भाई सामने वाला आदमी। तो ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। समीर जी, प्रोफेसर साहब कुछ देखिए, एक महिला से यही कहा गया, सवाल पूछा गया कि अरे तेजस्वी तो 30,000 है, बोला हम मंगनियों में देंगे लेकिन मोदी के वोट देंगे। अब इसको आप क्या कहेंगे? क्या हुआ? यानी कि मुफ्त में भी हो, अच्छा, हम मोदी को ही वोट देंगे। ये पैसा नहीं भी मिलता तो भी वही देंगे। यही सवाल पूछा। और एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है जो रीजनल चैनल है बिहार का, उसमें उस महिला से सवाल किया कि अच्छा वो भी तो कह रही है कि वो भी तो कह रहा है तेजस्वी तो 30,000 वोट देने का वादा कर रहा है। बोला नहीं, हम मंगनीय में देंगे। मंगनी का मतलब होता है मुफ्त, मुफ्त में। हाँ, माने मुफ्ते में देंगे लेकिन हम मोदी को ही वोट देंगे। अब ये जहां पर इमोशन हो, उसको तत्कालीन जो 10,000 है उससे नहीं जोड़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक नरेंद्र मोदी ने एक अद्भुत, और नीतीश कुमार ने एक अद्भुत महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट किया है। और जो इन बल्क इमोशनली एक कह रहा है, पुरुष कह रहा है, ये हमारी बात ही नहीं मानती है, हमारा वोटर आई कार्ड और सब पैन कार्ड सब लेकर के अपने पास रख लिए। बोला क्यों? वो बोलती है कि सिर्फ ये तीर को वोट दो तब ये देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर उसे कॉरेस्पॉन्डेंट पूछता है करोगे क्या? तो बोला आप क्या करेंगे, बात ही माननी पड़ेगी उसका। एक ने कहा, ये सब मैं बिहार के ये से मैं बता रहा हूं। एक ने कहा कि नीतीश और मोदी ने महिलाओं को उदंड बना दिया। उदंड बना दिया, मैंने वो पुरुषों की बात नहीं भाई, पुरुष प्रधान समाज है ना, तो वैसे में अब इसका मतलब क्या आप निकालेंगे? इसका एनालिसिस देख करके ये करेंगे कि यही निकल करके आता था कि पहले जहां पर पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुष कमाता है, उसमें महिला को 10-10 और 500-500 रुपए के लिए उसको अपने पति की तरफ मुंह देखना पड़ता था। अब ये नरेंद्र मोदी का ये जो 10,000 है, उसे वो बकरी लेकर के शुरू कर दे या जोग लेकर के शुरू कर दे, वो उसका साड़ी खरीद ले या जो कुछ भी कर ले, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसमें एक एम्पावरमेंट दिखता है। और वो एम्पावरमेंट जो है वो आपको वोट में परिणत हो रहा है। अब मैं कह रहा था आपसे कि क्या सबक लिया जाएगा। जैसे आरजेडी आज मीटिंग करेंगे तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ, उसमें वो कुछ करेंगे कोर्स करेक्शन। खैर उनको तो बहुत जगह सुधार करने की जरूरत है, उसकी बात आगे करेंगे हम लोग अगले हिस्से में। तो आरजेडी को क्या सबक मिला, कांग्रेस को क्या सबक मिला,
अब कांग्रेस में एक तो खुद उनके लोगों ने, वो जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा कि ये भाई बदलें। अब सवाल पूछो आप राजेश राम से, जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो प्रभारी थे अल्लाह साहब की इतनी चर्चा हुई, इतनी चर्चा, उन्होंने बिहार में कांग्रेस को खड़ा कर दिया है, लालू यादव के दबाव में इस बार झुकी नहीं कांग्रेस पार्टी, तो मिल क्या गया आपको? आप उसी से लड़ते रह गए, जो काम करना था वो किया नहीं आपने। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन में देख रहा था शिवानंद तिवारी का, अभी आरजेडी में है, छोड़ दिए उन्होंने, छोड़ दिया शायद, तेजस्वी नहीं उनको हटाया, पार्टी में तेजस्वी ने पोस्ट से हटा दिया। शिवानंद तिवारी वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने लालू को इनफैक्ट खड़ा किया। अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है तेजस्वी के लिए? उन्होंने उल्टी बात कही। लोग हमारी भी चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी ने 16 दिन बर्बाद किए और जो मुद्दे असल होने चाहिए तो उसे जान भटकाया ऐसा और वोट चोरी करके। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की तरह मेहनत करने की जरूरत थी, राहुल गांधी के मुद्दे पर उनको जाना चाहिए था, वोट चोरी का मुद्दा उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। तो क्या होता त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, मतलब शिवानंद जी की अपनी नाराजगी है, वो कैसे उसको व्यक्त करें। वो लालू जी के बहुत विश्वास दिखना चाहते हैं और तेजस्वी से नाराजगी, तो तेजस्वी पर हमले के लिए उन्होंने ये चुना। लेकिन ये तो अब लगभग ओपन सीक्रेट है ना कि राहुल जी की इस यात्रा का, राहुल जी के इस वोट चोरी वाले अभियान का कहीं कुछ मतलब नहीं है। जो 61 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी है उसमें 28 को छोड़कर सब पर वो किससे हारी है? दूसरी पार्टियों से हारी। यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल भी उससे ज्यादा बेहतर रही है, जो दूसरे नंबर पर रही है वो दूसरी पार्टियां रही। तो मुझे लगता है कि शिवानंद तिवारी जो उन्होंने आखिरी लाइन पढ़ी है उसको जोर से बताइए। उन्होंने कहा है कि अब मैं कहानी सुनाता रहूंगा, यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो जो तेजस्वी, लालू जी से तेजस्वी जी का जो दौर आया है उसके बीच के जो किस्से हैं वो देश को, जनता को, बिहार के लोगों को सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उनको भी उपाध्यक्ष पद से हटाकर, और उन्होंने लिखा है कि सारे लालू जी के लोगों को एक एक करके हटा दिया। तो मुझे लगता है कि अब असली वो आने वाला है। राहुल जी की यात्रा में कोई दम था, मतलब वो मान रहे हो शिवानंद जी, तो बात अलग ही है। सर, आरजेडी के लिए क्या नसीहत है इस समय? नसीहत में देता नहीं, नसीहत वाले वो बहुत विद्वान लोग हैं, सब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हमारी नसीहत से काम चलने वाला नहीं है। मैं 10,000 पर बात कर, जीवन में 200-400 चुनाव तो कवर कर लिए, नहीं मैं 10,000 रुपए पे बात करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस पर काम करना चाहिए था। मतलब वहाँ जाना है कोर्ट में, वो तो अलग इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई फैसला करना चाहिए था कि रोक लगा देनी चाहिए थी ट्रांसफर पर, मोटे तौर पर रोक लगा देनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए नहीं है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को थोड़ा स्ट्रांगली बिहेव करना चाहिए कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। और खासतौर से चुनाव वोटिंग के दौरान भी पैसा बांटा गया, वो तो गंभीर मसला है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर 10,000 रुपये का एक जिक्र आपने कर दिया कि 2005 से, वो बिल्कुल ठीक बात है कि 2005 से वो तो सब काम कर रहे हैं, उसकी मदद हुई। कल हम लोग चर्चा करते, हर्जी और हम साथ थे, तो मैंने कहा 1,15,00,000 वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिले, सबसे ज़्यादा वोट मिले राष्ट्रीय जनता दल को। इस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, 23% वोट मिले। तो 1,15,00,000 में से करीब 50 लाख महिलाएं हो गई आरजेडी की, मतलब 50% भी मान लें, 50% से कम मान लें 47 के हिसाब से। तो उन 50 लाख में से कम 40 लाख महिलाओं को, तो ये 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, उन्होंने वोट दिया? नहीं दिया। 1,88,00,000 महिलाओं को टोटल वोट मिले इनको, महागठबंधन को। तो उसका मतलब करीब 80 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिले होंगे, वोट दिया है। उसमें से 50 लाख महिलाओं को तो 10,000 रुपए मिले होंगे। तो 10,000 रुपए से ही मिलना होता तो फिर उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया? आप मतलब कह रहे हैं कि ये मतलब आर्गुमेंट नहीं, गलत है कि सिर्फ 10,000 से महिलाओं ने हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन उसका दूसरा तर्क, वो दोनों चीजें अलग अलग मैं कह रहा हूं।